कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर जैसे कि इसके नाम से इसका मीनिंग वैसे डिफाइंड है, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स यहाँ पर हम लोग कैपिटल की बनावट, स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली कैपिटल कैसी होनी चाहिए, राइट। बनावट का मतलब यहाँ पर यह है कि किस शेप में हमारी कैपिटल होनी चाहिए, कि उस कैपिटल के अंदर कितना अमाउंट कौन से सोर्स से आना चाहिए, लाइक जिसमें पॉसिबल कि कैपिटल का सोर्स डेब्ट हो, इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, या बैंक लोन हो, या बॉन्ड्स हो, या डिबेंचर्स हो, या जीडीआर हो, एडीआर हो, राइट। ब्रॉडली स्पीकिंग हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरी में किसी भी फर्म्स की कैपिटल को बांटते हैं, राइट। बट उसी को हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। कैपिटल स्ट्रक्चर को अगर मैं आपसे बात करूं तो हम लोग डिफरेंट नाम से और भी जानते हैं। वन ऑफ द नेम इज ऑफ द चैप्टर इज EBIT EPS एनालिसिस। सो ये भी इसका दूसरा नाम है, राइट। सो डिफरेंट नाम हो सकते हैं, मीनिंग वही है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब हमारे कंपनी के कैपिटल के सोर्सेस की बनावट, कि हमारी कंपनी के कैपिटल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, राइट। समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा सपोज करो कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर मान लो 500 करोड़ रुपया जो है कंपनी के पास, कंपनी का कैपिटल होना चाहिए। लेट अस से कि जो कंपनी है ये नई फॉर्म होने जा रही है, नई शुरुआत होने जा रही है इस कंपनी की, और उस कंपनी की कैपिटल जो है वो 500 CR का होना चाहिए, राइट। अब हमारी कंपनी जो है ये डिसाइड करने जा रही है जो 500 CR है वो कहाँ से आना चाहिए। देयर मे बी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द फंड, जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने कहा कि डेब्ट हो सकता है, राइट। आज जब हम डेब्ट बोलते हैं तो हमारा मतलब बैंक लोन से होता है, हमारा मतलब डिवेंचर से होता है, हमारा मतलब बॉन्ड से होता है, मतलब किसी भी ऐसे सोर्स से होता है जहां पर कि इंटरेस्ट कंपोनेंट हर साल पे किया जाए और एक समय के बाद ये जो अमाउंट ऑफ डेब्ट है वो रिडीम कर दिया जाए, मतलब कंपनी आज पैसा उधार ले और कुछ समय के बाद वो पैसा वापस भी कर दिया जाए। लेट अस से कि जो डेब्ट है इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी ऑलरेडी फिक्स्ड है, जनरली फिक्स ही होता है, लेट अस से 10%, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पास 500 CR का जो कैपिटल है उसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंटेंट जो है वो डेब्ट से आए, यानी कि बैंक लोन से आए, यानी कि डिबेंचर से आए, वगैरह वगैरह। ये भी हो सकता है कि ये जो मैक्सिमम सोर्स ऑफ फंड है वो इक्विटी शेयर कैपिटल से आए, इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। आप बता सकते हो कि इक्विटी शेयर कैपिटल से अगर फंड्स आता है तो उसका क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, सोच के बता सकते हो। देखो इक्विटी के लिए अगर आप सोचोगे ना तो इक्विटी में बेसिकली सबसे बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये है कि आज अगर हमारी कंपनी इक्विटी फॉर्मेट में पैसा रेस करती है तो कंपनी को इस पैसे को वापस पे करने की कोई टेंशन नहीं है ना भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल रिडीम कब किया जाता है? कभी नहीं। क्या कंपनी कभी भी इक्विटी को रिडीम करने के लिए कोई भी फंड, कोई भी पैसा क्या कभी भी बनाती है, सोचती है कि हम कंपनी के इतने पैसे इक्विटी के रिडीम करेंगे? नो, राइट। बायबैक ऑफ शेयर इज समथिंग डिफरेंट थिंग, कि अगर कंपनी चाहे तो बायबैक ऑफ शेयर्स के कंपनी के इक्विटी को कुछ कम कर सकती है, बट दैट इज नॉट प्रोविजनल, दैट इज बेस्ड ऑन द इनकम जनरेटेड। मतलब अगर प्रॉफिट कभी कंपनी का बहुत ज्यादा हुआ, कंपनी डिविडेंड ना डिस्ट्रीब्यूट करके कंपनी जो है इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर लेती है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। बट कभी कंपनी इक्विटी बायबैक के लिए प्रोविजन नहीं करती स्टार्टिंग में, बट डिबेंचर्स अगर इशू कर दिए तो डिबेंचर्स अगर आज इशू किए हैं और 10 लाख या 10 साल या 15 साल के बाद जब रिडीम करने जा रहे हैं करेंगे तो वो 15 साल पहले से ही, आज से ही प्रोविजन बनाना शुरू कर देना होता है। सिंकिंग फंड जो है एक जनरेट करना शुरू कर देना होता है, ताकि 15 साल के बाद जब इन डिबेंचर्स की रिडम्पशन की जाए तो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, राइट। तो इक्विटी का सबसे बड़ा फायदा, बेनिफिट तो ये है कि पैसा ले लो और उसके बाद देने की टेंशन खत्म, राइट। आप देखते हो मार्केट में बहुत सारे नए IPO आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट। तो वो IPO आते ही इसलिए हैं कि पैसा पब्लिक से रेस करने के बाद ये पैसा वापस तो करना ही नहीं होगा। IPO का साइज भी बहुत बड़ा होता है, 800 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़,
राइट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च अ वेरी 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 न्यू बिग आईपीओ, दैट इज LIC ऑफ इंडिया, जो कि कहा जा रहा है कि इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, जिसकी वैल्यूएशन जो है, मतलब अभी तो लगाना भी मुश्किल पड़ रहा है कि कितनी वैल्यूएशन से इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। बट आईपीओ से होगा क्या कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टेक, अपना जो इन्वेस्टमेंट है LIC ऑफ इंडिया में, वो पब्लिक को बेच देगी और पैसा खुद अपनी जेब में रख लेगी। इससे क्या होगा, कंपनी का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो मीट हो जाएगा और ये पैसा कभी भी पब्लिक को वापस पे करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा फायदा होता है पैसा इक्विटी से अगर आप आज रेस कर रहे हो तो वापस पे करने की टेंशन खत्म, ये फायदा है। और नुकसान क्या है इक्विटी से पैसा रेस करने का? नुकसान ये है कि डेप्ट में तो पता है कि हर साल क्या पे करना है, 10%, 11%, जो भी पहले रेट डिसाइड हो गया। बट इक्विटी में कभी भी रेट ऑफ डिविडेंड पहले से डिसाइडेड नहीं होता। अब क्योंकि इक्विटी के शेयर्स का पहले से डिविडेंड डिसाइडेड नहीं होता, इसलिए डिविडेंड का अमाउंट हर साल पे करना होता है और जनरली शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन होती है कि डिविडेंड का अमाउंट पुराने ईयर से हमेशा हमेशा ज्यादा पे करोगे, राइट। तो ये हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का नुकसान है, राइट। और साथ ही साथ इक्विटी शेयर होल्डर में आप शायद सही सोच रहे हैं कि टैक्स का कोई इंपैक्ट नहीं आता। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो एट द एंड किया जाता है। इनकम स्टेटमेंट में जब हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो पहले सेल्स लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, दैट करके सबसे लास्ट में जो है हम प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस करते हैं। मतलब टैक्सेस पे करने के बाद हमारा इक्विटी डिविडेंड इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम, राइट। अब क्योंकि इक्विटी शेयर डिविडेंड जो है वो टैक्स डिडक्टेबल आइटम नहीं होता, इसलिए हमारे टैक्स का बेनिफिट हमारे डिविडेंड पे करने के कारण से कंपनी को कुछ भी नहीं होता। जबकि हमारी कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है तो ये जो 10% डेप्ट यानी कि 10% इंटरेस्ट पे कर रही है अपनी पॉकेट से, उस इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस दिखाया जाता है। और क्योंकि एज एन एक्सपेंस दिखाया जाएगा 10% इंटरेस्ट को, उस इंटरेस्ट पर हमारी कंपनी अपना खर्चा क्लेम करती है और खर्चा जब बढ़ता है तो टैक्स पे कम करना पड़ता है, राइट। सो डेप्ट का जो इंटरेस्ट है दैट इज टैक्स डिडक्टेबल, इसलिए हमारी कंपनी के खर्चे बच जाते हैं। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो डिविडेंड हमारी कंपनी का एक किस्म से खर्चा ही नहीं है, इसलिए वहां पर टैक्स की सेविंग नहीं हो पाती, राइट। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बेनिफिट है, पैसा लिया कभी वापस देने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ चंदा, है ना, डोनेशन। हालांकि डोनेशन नाम देना गलत है इसको, बट डोनेशन में तो ये होता है पैसा लो और वापस देने की टेंशन खत्म। तो इक्विटी जो है ऑलमोस्ट वैसे ही काम कर रही है, बट हाँ डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा। और डेप्ट में जो है बेनिफिट काफी सारे हैं, राइट। बट डेप्ट में नुकसान भी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों बताओ हमारे डेप्ट में क्या नुकसान है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बता देता हूं। नुकसान है कि अगर आपने एक बार डेप्ट रेज कर लिया तो आपको पैसा वापस पे करना पड़ेगा, और वो पैसा इंटरेस्ट भी आपको हर साल वापस पे करना पड़ेगा, चाहे तो आप प्रॉफिट कमाओ चाहे प्रॉफिट ना कमाओ। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि इतनी बड़ी हो गई थी, उसके बावजूद भी वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे ना करने के कारण से, डेप्ट की रिडम्पशन ना पे करने के कारण से खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। मैं आपको नाम देता हूं, एक बहुत अपने समय की बड़ी कंपनी थी किंगफिशर, राइट। अपने समय की बहुत बड़ी कंपनी, बहुत इतनी बड़ी कि कोई वहां पर जब नया एम्प्लॉय जाता तो अपने आप को एक रेपुटेशन अपनी समझता कि यार मैंने किंगफिशर ज्वाइन कर लिया, राइट। और आज के डेट में किंगफिशर का नाम लेते ही समझ में आता है कि ये डूबी हुई कंपनी है। और DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड, राइट, वो अपने समय की बहुत बड़ी कंपनी, बट जब इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाई, उधार इतना ज्यादा लिया कि इंटरेस्ट पे नहीं कर पाई, प्रिंसिपल रिडीम नहीं कर पाई, खत्म, खल्लास। और इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हुए। एक एमटेक ऑटो करके नाम हुआ है, शायद आपने नहीं सुना होगा। कंपनी भी सिर्फ इसी कारण से बर्बाद हुई है कि डेप्ट कंपनी पे बहुत सारा था, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाई। जब कोई भी कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती तो डिबेंचर होल्डर्स को ये राइट होता है
कि वो कोर्ट में जाकर इस कंपनी के अगेंस्ट में एनसीएलटी के अंदर जो है इस कंपनी के वाइंडिंग अप का भी जो है केस डाल सकते हैं। अपनी पेमेंट के लिए तो डाल ही सकते हैं कि मुझे पेमेंट नहीं मिली, पहले मुझे पेमेंट मिलनी चाहिए। उसके अलावा भी कंपनी को वाइंड अप भी करवा सकते हैं, राइट। सो इसलिए कोई भी कंपनी जब जनरली इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती, लाइक मैं अभी फिलहाल एक नाम बता रहा हूं जो कि बहुत बड़ी कंपनी है और डूबते डूबते बच गई, फिलहाल तो बच गई, वोडाफोन आइडिया। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी मार्केट में ये पूरी न्यूज थी कि कंपनी जो है पेमेंट नहीं कर पाएगी इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल की, बट और साथ ही साथ बैंक्स मतलब उसके प्रमोटर ने भी आगे आके बोल दिया था टीवी पर कि सर हम लोग जो है आने वाले समय में नहीं पे कर पाएंगे। बैंक ने प्रोविजन बना लिया था कि कंपनी डूबने वाली है, बट कंपनी ने एनी हाउ इंटरेस्ट प्रिंसिपल जो है टाइम पे पे किया और मार्केट में फिर से अब सर्वाइवल की ओर जा रही है। आगे क्या होगा नोबडी नोज, बट इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे नहीं किया तो ये श्योर है कि कंपनी का डूबना तय है। सो इंटरेस्ट पे करने की जो लायबिलिटी है ना वो बन जाती है किसी भी कंपनी की अगर वो डिबेंचर्स इशू करती है, अगर वो बैंक लोन लेती है, राइट। तो इसलिए जरूरी है पहले ये डिसाइड करना कि हमें डेप्ट लेना कितना है, हमें जो है बैंक से लोन लेना कितना है। अगर हम अपनी लिमिट से ज्यादा भी लोन लेंगे तो फिर डूबना तय है। इसके अलावा आपको ये बात और बता दूं कि अगर मैं एज एन इन्वेस्टमेंट सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए मुझे स्टॉक मार्केट में लगाना है और मुझे एक नई कंपनी का सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन के समय भी मैं ये जरूर देखता हूं कि वो कंपनी जिसमें मैं पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूं उसने पैसा कहीं बहुत सारा उधार तो नहीं लिया हुआ, और अगर कंपनी ने पैसा ऑलरेडी बहुत सारा उधार लिया हुआ है, सो आई हैव टू थिंक कि मैं इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। क्योंकि कंपनी ने अगर पैसा उधार ज्यादा लिया हुआ है, इंटरेस्ट का बर्डन बहुत ज्यादा है, तो प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा तो इंटरेस्ट ही खा जाएगा। जब इंटरेस्ट ही खा जाएगा तो इक्विटी होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड की फॉर्मेट में मिलेगा क्या? इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो पहले मुझे देखना होगा कि कंपनी का जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो क्या है, डेप्ट कितना है, कंपनी जो इक्विटी के कंपैरिजन में जो डेप्ट रख रही है वो कितना है। जैसे कि मार्केट में एक जनरल ट्रेंड है कि 2:1 इज द आइडल रेशो। आइडल रेशो मतलब डेप्ट अगर इक्विटी 1 रुपए की है तो डेप्ट 2 का हो सकता है, दैट इज आइडल, मतलब इतना जायज है। बल्कि नया इन्वेस्टर, हम जैसा इन्वेस्टर तो 1:1 को ही आइडल मानता है। 1 रुपए का खुद का है तो 1 रुपया मैक्सिमम उधार ले लो, उससे ज्यादा नहीं, राइट। पर कंपनी इससे ज्यादा उधार लेती है, रिस्क में आती है, राइट, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर डेप्ट ज्यादा लेंगे तो ये सस्ता पड़ेगा। तो सस्ते के चक्कर में जो है अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी डिविडेंड पे करना नहीं पड़ेगा, टैक्स एक्सपेंस जो है ट्रीट करके टैक्स की डिडक्शन भी ले लेंगे, तो ये डेप्ट का जो अमाउंट कंपोनेंट है ना वो हमेशा सस्ता पड़ता है। तो इसी सस्ते के चक्कर में कंपनी जो है वो ज्यादा से ज्यादा डेप्ट रेज करती है, ज्यादा जब डेप्ट रेज करती है इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती, कभी कभी रिसेशन आ जाता है, कोरोना काल आ जाता है, या XYZ कोई और डिमोनेटाइजेशन आ जाता है, XYZ रीजन आ जाता है, तो कंपनी जो है बर्बाद हो जाती है, राइट। सो इसलिए ये पहले डिसाइड करना कि इक्विटी से पैसा रेज करना है, डेप्ट से पैसा रेज करना है, और इसके अलावा एक तीसरा सोर्स ऑफ फंड्स है जो कि आपको मालूम भी है, दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस, हाँ जी सर। नहीं बच्चे, आपका जो सवाल है वो ये कि क्या कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो आइडल, देखो ये आइडल किसने बनाया, ये आइडल किसने बनाया, आइडल डेप्ट इक्विटी रेशो ये किसने बनाया बताओ? हु इज द पर्सन हु मेक 2:1 एज ए आइडल रेशो? Somebody says नहीं 3:1 is the ideal ratio, somebody says नहीं 4:1 is the ideal ratio, I say that 1:1 is the ideal ratio. Who formed this? Either you or me, right? हमने ही बनाया हुआ है। तो मैंने कहा कि मार्केट में ये चलता है, बोलते हैं कि भैया 2:1 इज द बेस्ट आइडल रेशो, मतलब दैट इज फाइन, मैं आपकी बात को मना नहीं कर रहा हूं, बट आई एम सेइंग यू
कि भैया ये भी मुझे रिस्की लगता है। इफ आई एम इन्वेस्टर, मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, मुझे मालूम है कि डेब्ट इक्विटी का मतलब क्या है। मतलब है कि कंपनी 2:1 का मतलब है कि अगर 1 रुपया कंपनी का अपना है तो 2 रुपये उधार लिए हुए है ना। तो अगर मान लो कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए इक्विटी के हैं तो 200 करोड़ रुपए उधार लिए हुए हैं, तो 200 करोड़ अगर उधार लिए हुए हैं तो कंपनी 200 करोड़ के ऊपर पहले इंटरेस्ट पे करेगी और साथ ही साथ हर साल प्रोविजनिंग करेंगी कि इस पैसे को वापस कैसे पे किया जाए। उसके बाद ग्रोथ के बारे में सोचेगी और इंटरेस्ट जो पे करेगी वो प्रॉफिट का हिस्सा एक पूरा बड़ा हिस्सा खा जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो हमारे इक्विटी होल्डर्स को बचेगा। सो एज एन इन्वेस्टर मैं अगर अपने पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मेरी मर्जी है, मैं जिस मर्जी को ऑर्डर में लूं। मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा जहां पर जो इक्विटी हो वो हो ही ना। दैट इज माई विश। मेरा पैसा है ना, तो यहां पर कौन आइडर रेशो डिसाइड करेगा? मैंने कहा मुझे तो डेप्ट जीरो वाली कंपनी चाहिए, मुझे तो ऐसी कंपनी चाहिए जहां पर डेप्ट ना हो। आप टीसीएस उठा के देखो, टीसीएस, इन्फोसिस, यू विल फाइंड आउट देयर इज नो डेप्ट। आईजीएल उठा के देखो, देयर इज नो डेप्ट। सो कंपनीज मार्केट में है ऐसी जिसमें डेप्ट नहीं है, राइट। आई फील मोर सेफ इन दोज कंपनीज वेयर द डेप्ट इज जीरो, बट दैट इज माई थिंकिंग बिकॉज हियर माई मनी हैज टू बी इन्वेस्टेड इन टू द मार्केट, राइट। तो अगर मेरा पैसा है तो मैं डिसाइड करूंगा, आपका पैसा है तो आप डिसाइड करोगे। आप 2:1 को आइडल रेशियो मानना, हो सकता है कि आपके कोई साथी हो वो 3:1 को आइडल रेशियो माने और कोई 4:1 को माने, राइट। तो क्योंकि वो उसमें उनका पैसा है, राइट। बट हाँ, मार्केट में अगर मैं कहूंगा कि क्या आइडल रेशियो चलता है, दैट इज यू आर वेरी करेक्ट कि मार्केट में आइडल रेशियो चलता है क्या? 2:1, आइडल रेशियो 2:1, मतलब 1 रुपया इक्विटी का तो 2 रुपया उधार, ये चलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी, ओके फाइन। चलिए मैं कहां पर था? हाँ, हमने कहा ये तो बात हो गई दो चीजों की। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या नुकसान हैं डेब्ट के और इक्विटी के, राइट। क्योंकि हमने जो कैपिटल स्ट्रक्चर सीखना है, बेसिकली कैपिटल की क्या बनावट होनी चाहिए, वो यही बताएगा कि हमारे पास हमारे कैपिटल में कितना कंपोनेंट डेब्ट का हो, कितना कंपोनेंट इक्विटी का हो और कितना कंपोनेंट किसका हो? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, राइट। एडीआर जीटीएम मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ द इक्विटी कैपिटल। मतलब हमारी कंपनी जो है इंडिया से बाहर अपने शेयर्स को लिस्ट कर रही है तो वो एडीआर जीटीएम में आ जाते हैं, राइट। बट है तो इक्विटी का पोर्शन, मतलब मोटा मोटा 3 ही है, डेब्ट, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव समझ लेते हैं। पॉजिटिव तो ये है कि भैया रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स है, 12% बोल दिया तो 12% देना पड़ेगा। 12% मतलब 12%, राइट। अगर कंपनी को प्रॉफिट आने वाले समय में ग्रो कर रहा है तो भी 12% का ब्याज, 12% का डिविडेंड देना होगा। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जबकि इक्विटी होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट के बढ़ने के साथ साथ कंपनी से बढ़ती रहती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन, हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं कि हमें 12% बोल दिया है, 12% ही चाहिए, राइट। अब प्रेफरेंस कैपिटल के अंदर एक ये तो पॉजिटिव है कि 12% फिक्स हो गया, राइट। और यही नेगेटिव भी है कि कंपनी में प्रॉफिट हो या ना हो, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे किया इस साल, अगले साल पे करो, नेगेटिव भी है। एक नेगेटिव ये भी है कि टैक्स डिडक्शन, टैक्स एक्सपेंस, प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर जो प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो भी टैक्स डिडक्टेबल नहीं होते, क्योंकि है तो डिविडेंड ना, है तो डिविडेंड मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है तो डिविडेंड यानी कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस नहीं है तो ये भी टैक्स के डिडक्शन के लिए, टैक्स के एक्सपेंस के लिए यूज नहीं होता। मतलब क्या है कि सर इंटरेस्ट 10%, मान लो 100 करोड़ का ये कैपिटल है, 100 करोड़ का 10% कितना हुआ? 10 करोड़। 10 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया तो 10 करोड़ का इंटरेस्ट पे करोगे तो खर्चा 10 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा, प्रॉफिट 10 करोड़ कम हो जाएगा। तो इस 10 करोड़ का 30% यानी कि 3 करोड़ टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर तो हमें टैक्स का बेनिफिट हो गया, टैक्स सेविंग हो गई।
बट अगर मैं कहता हूं कि 100 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 12% का प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो 12 करोड़ का जो है प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया। बट इस प्रेफरेंस डिविडेंड को एक्सपेंस नहीं मानते, इसलिए एक्सपेंस नहीं मान रहे तो इनकम नहीं कम हो रही। अगर इनकम कम नहीं हो रही तो टैक्स की सेविंग भी इन पर नहीं हो रही। सो जहां पर डिबेंचर्स पर टैक्स की बेनिफिट मिल रहा था, यहां पर टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। नेगेटिव है ये, राइट। पॉजिटिव क्या है, फिर से इसको इररिडीमेबल के फॉर्मेट में इशू कर सकते हैं, इसको जो है बहुत लंबे समय के लिए इशू कर सकते हैं। हाँ, कन्वर्जन वाले प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं कि इतने समय के बाद इनको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो ये पॉजिटिव है, राइट। एक नेगेटिव ये भी है कि अगर इनको हम टाइम पर डिविडेंड पे ना कर पाए तो ये भी हमारे अगेंस्ट में, मतलब कंपनी के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि भैया हमें प्रेफरेंस डिविडेंड, हमें डिविडेंड पे करो, नहीं पे करोगे तो आपकी कंपनी को बंद करवा देंगे, ताला लगवा देंगे। तो ये नेगेटिव भी है। ये प्रेफरेंस शेयर का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव भी है। एक पॉजिटिव क्या है कि प्रेफरेंस डिविडेंड को जो है वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो अगर कंपनी इक्विटी रेस करती है तो नया इक्विटी जो है वो वोटिंग राइट रखता है, कंपनी के हर एक काम काज में जो है अपनी टांग जरूर अड़ाएगा, राइट। मतलब कंपनी के काम में नया इक्विटी शेयरहोल्डर जो है अपना कंट्रीब्यूशन देगा, अपनी वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेगा, राइट। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होते। अब क्योंकि वोटिंग राइट नहीं होते तो हमारे जो करंट डायरेक्टर हैं, जो फिलहाल कंपनी चला रहे हैं, तो सब कुछ उनके हाथ में ही होता है। कंपनी के करंट डायरेक्टर जो जैसे मर्जी चाहे वो काम कर सकते हैं। ये भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पॉजिटिव है। तो मतलब ये कि सभी के सभी सोर्सेज ऑफ फंड्स का कुछ ना कुछ पॉजिटिव है और कुछ ना कुछ नेगेटिव है। हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा सोर्स ऑफ फंड्स हमारी कंपनी के लिए बेस्ट है। देखो, इसके लिए हमारे डायरेक्टर्स की, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है एक रणनीति, मतलब एक माइंड में एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है कि विच सोर्स वी नीड, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट वी आर गोइंग टू डू, राइट। मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो कि हमारी कंपनी जो है एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है जो कि बहुत लंबा समय का है। सपोज आज हम एक पावर प्लांट लगाएंगे और 10 साल के बाद वो ऑपरेट करना शुरू करेगा, राइट। अगर 10 साल के बाद वो ऑपरेट करना शुरू, तो 5 साल के बाद ऑपरेट करना शुरू, उसके बाद जो है सेल्स शुरू होगा, फिर सेल होगी, सेल्स के लिए मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी एंड सो ऑन। तो इतने बड़े प्लांट के लिए उधार लेना, उधार पे करके हर साल इंटरेस्ट पे करना, फिर 5 साल 7 साल के बाद जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट होना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। उधार नहीं लेना चाहिए, इक्विटी रेस करना चाहिए, राइट। ताकि पैसा हम उधार लें तो वापस लेने की टेंशन ना हो। टाइम अगर 5 साल की जगह 6 साल 7 साल भी लग जाए तो हम प्रेशर में आना आ जाए कि पैसा जो है चुकाना है, इंटरेस्ट हमें हर साल चुकाना होगा। इट्स वेरी हम वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक थिंकिंग ऐसी भी हो सकती है कि हमें जो है अपनी एक आइडल रेशो मेंटेन करनी है। अगेन आइडल रेशो कैन बी 2:1, कैन बी 1.5:1, कैन बी 3:1, राइट। मतलब ये फिर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है कि हमारा हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या चाहता है। ये भी हो सकता है कि हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है रिटर्न ऑन इक्विटी पर फोकस करे, ROE समझते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग्स फॉर इक्विटी। जितनी भी अच्छी कंपनीज होती हैं डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, जितनी भी अच्छी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इस ROE को हमेशा मेंटेन करना चाहती है। अल्टीमेटली वो कहते हैं कि दैट द कंपनी बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के से रिलेटेड जो रिटर्न है दैट इज ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। तो वी हैव टू मेंटेन दैट। लाइक मैं आपको अच्छी कंपनीज का नाम देता हूँ। मैंने कहा आप आइडेंटिफाई करना TCS का ROE कितना है, आप आइडेंटिफाई करना। एक है कंपनी पेज इंडस्ट्रीज, उसका ROE चेक करना। सो दे हैव ए वेरी वेरी गुड ROE एंड दे
ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन दैट आरओई ऑल्सो, कि हम कोई भी नया कैपिटल स्ट्रक्चर जो है चेंज करें, बट हमारी आरओई में जो है चेंज नहीं होना चाहिए। एंड बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर, इनफैक्ट वॉरेन बफेट साहब जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है दैट मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कभी नहीं करूंगा अगर आरओई 15% से कम। अगर आरओई मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम इट शुड बी 15%। वॉरेन बफेट जी ने कहा कि आरओई जो है 15% से कम किसी भी कंपनी का नहीं होगा, अगर होना होगा तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मीन्स नया इन्वेस्टर भी हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आरओई देखता है, तो हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो भी ये डिसाइड करे कि आरओई वो क्या मेंटेन करना चाहता है। सो फॉर ऑन दिस बेसिस they have to decide that which kind of capital structure they should have to issue, right?